नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोकल के लिए वोकल इस सूत्र वाक्य को ध्यान में रखकर चले आए हैं ग्वालियर से डबरा की ओर। और डबरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो है सालवई की गढ़ी। अब गढ़ी के नाम पे इस स्थान पे केवल खंडर हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इस गढ़ी का अपना एक बहुत ऐतिहासिक महत्व है। आप इस वीडियो में बने रहें। मैं इस वीडियो में आपको इस गढ़ी के ऐतिहासिक महत्व और इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा करूंगा। ये गढ़ी के बाहर हम देख रहे हैं ये मंदिर, और मंदिर के बाहर का ये कुछ स्थान है जो अब टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। छोटी छोटी ईंटों से इसका निर्माण किया गया है। तो चलते हैं इस मंदिर में अंदर और देखते हैं इस मंदिर के अंदर के क्या हाल हैं। ये सीढ़ियां हैं प्राचीन, ये लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना स्थापत्य है जो मराठा शैली और राजपूत शैली की मिश्रित स्थिति को दिखाता है। हम मंदिर के अंदर आए हैं, राम जानकी मंदिर है। ये इसके भोग मंडप है, अंतराल मंडप से होते हुए ये राम दरबार है। राम जानकी का मंदिर है, सामने श्री हनुमान जी हैं और ऐसा लगता है कि श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति जो है वो अब यहाँ से हट गई है। तो श्री राम जानकी यहाँ हैं। इन आलों में भी कोई दरबारी की प्रतिमा बनाई गई थी जो अब यहाँ नहीं है। श्री हनुमान मंदिर जो है वो राम जानकी मंदिर के ठीक सामने है। ये छोटी ककैयाँ ईंटों से बना हुआ है और सामने जो देखेंगे हम अंधेरा है यहाँ, ये शिव जी का एक मंदिर है। ग्रामीण लोग आज भी यहाँ जलाभिषेक करते हैं और इस मंदिर के मुख भाग पर श्री गणेश जी की प्रतिमा है। देखरेख के अभाव में ये मंदिर जो है जीर्ण शीर्ण हालत में है। राज्य पुरातत्व विभाग या अन्य जो संबंधित संस्थान हैं इन पर ध्यान दें तो ऐसे स्थापत्य को स्थानीय पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा सकता है। आप इतिहास विमर्श में बने रहें। थोड़ी देर में हम आपको सालवई की उस ऐतिहासिक गढ़ी में ले चलेंगे जहां अंग्रेजों और मराठों के बीच में आंग्ल मराठा युद्ध के बाद संधि हुई थी। चलिए चलते हैं। हम सालवई की गढ़ी की ओर बढ़ रहे हैं। ये 1761 के बाद की एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जहां अंग्रेजों और मराठों के बीच में संधि हुई थी। आज इस ऐतिहासिक स्थल को हम देखें तो इसकी दुर्गति देखी जा सकती है। ये केवल इतिहास के प्रति उदासीनता ही इस प्रकार के भाव प्रकट कर सकती है। पर्यटन यदि हम चाहें तो हमारे लिए रोजगार का एक स्थायी साधन हो सकता है। भारत में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद भी हमारी उदासीनता, आप देखिए जगह जगह गंदगी डली हुई है। गढ़ी तक पहुंचने का यही मुख्य मार्ग है। 2 और रास्ते हैं, उनकी स्थिति और भी दयनीय है। शासन प्रशासन यदि ऐसे स्थलों को डेवलप करें तो यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। अपार संभावनाओं वाले इस क्षेत्र में अव्यवस्थाएं भी आप देखते जाइए। और चलिए अब हम इन उपलों के बीच से होते हुए गढ़ी में बढ़ रहे हैं। सामने गढ़ी का वो प्रवेश द्वार है, ये देखिए आप। किसी समय राजपूत शासकों के अधीन ये स्थान रहा, बाद में इसको सिंधिया ने जीत लिया। सिंधिया शासकों ने लगभग 6 महीने और 13 दिन लगातार युद्ध हुआ और लास्ट में इस गढ़ी पे सिंधिया शासकों का अधिकार हो गया। अब बिल्कुल खंडर है,
कुछ कुछ दीवारें अच्छी दिखाई देती हैं। आप देखिए, बढ़ते जाइए, कभी इधर आने का आपका मन है तो आप आ सकते हैं। ऐसे प्राचीन स्थापत्य वैभव को हमें ज़रूर देखना चाहिए। ये हमारी प्राचीन पहचान कराते हैं। ये देखिए, ये द्वार है यहाँ का, इसका आर्च देखिए, और तत्कालीन समय की राजपूत और मराठा शैली का इसमें मिश्रण आपको दिखाई देगा। ये द्वार है, आज भी बहुत अच्छी स्थिति में। आप देखिए इसको, ये देखिए इसको। इसके अंदर, द्वार के अंदर प्रवेश करने के बाद ये हम देखेंगे, ये यहाँ किसी समय दरवाजे हुआ करते होंगे लकड़ी के, ये उसका स्थान है। इस पे यहाँ ये दोनों साइड आपको दिखाई देंगे। इस होल में लकड़ी फंसा दी जाती होगी। तो अब दरवाज़ा नहीं है, यहाँ से हम उस मंदिर को भी देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये उस समय के कमरे थे, जो यहाँ जो चौकीदार थे, जो पहरेदार थे, उनके लिए कमरे थे। इस साइड का जो स्थापत्य है वो नष्ट हो चुका है। चलिए अंदर बढ़ते हैं। हम देखते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उस तृतीय युद्ध के में मराठों को पराजय हासिल हुई, और वैसी स्थिति में मराठे जो हैं वो काफ़ी एक पराभव की ओर चले गए। पेशवाओं में अफरा तफरी थी। तो पेशवा माधवराव ने उस समय दोबारा मराठा शक्ति को एकत्रित करने की कोशिश की और दोबारा उसको मराठा साम्राज्य को खड़ा किया। आगे जब माधवराव पेशवा की मृत्यु हो जाती है तो उनके भाई नारायण गद्दी पर बैठते हैं। नारायण पेशवा बने तो उनके चाचा को ये बात हजम नहीं हुई और रघुनाथ राव ने नारायण की मृत्यु करा दी। इस पूरी घटना से जो मराठा सरदार थे वे काफ़ी आक्रोशित थे। नाना फडणवीस भी एक मराठा सरदार थे। उन्होंने सारे मराठा सरदारों को एकत्रित किया और इस घटना को लेकर अपना रोष प्रकट किया। बाद में रघुनाथ राव से गद्दी छीनकर पुनः पेशवाई जो है माधवराव प्रथम के पुत्र माधवराव द्वितीय को दी गई। लेकिन रघुनाथ राव इस घटना से चैन में बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक संधि की, जिसे हम सूरत संधि कहते हैं। उस समय अंग्रेजों की 3 शाखाएं थी। जो मुख्य शाखा थी वो कलकत्ता में थी, जिसे वारेन हेस्टिंग जो है वो देख रहे थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, और बम्बई और मद्रास की 2 अन्य शाखाएं थीं। रघुनाथ राव ने बम्बई शाखा के साथ संधि की, सूरत की। जब इसके बारे में जानकारी मिली तो माधवराव ने द्वितीय ने पुरंदर की संधि के माध्यम से डायरेक्ट वारेन हेस्टिंग के साथ संधि कर ली, जो मुख्य शाखा थी। और वहाँ जब संधि हुई तो लास्ट में ये हुआ कि अब कुछ होना नहीं है, सूरत की संधि कैंसिल हो गई। तो मराठों में अंग्रेजों के विरुद्ध एक अलग रोष प्रकट हुआ। रघुनाथ राव ने युद्ध छेड़ दिया, लड़ाई लंबी हुई। इसी को हम आंग्ल मराठा युद्ध भी कहते हैं। जब ये युद्ध बढ़ता गया तो इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई माधोजी सिंधिया ने। और माधोजी सिंधिया ने रघुनाथ राव, माधवराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच एक संधि कराई। और वो जो संधि थी वो संधि कहलाई सालवई की संधि। उस संधि का जो पूरा प्रोफाइल तैयार की गई, पूरी व्यवस्था की गई, वो इसी स्थान पे की गई। आप देखिए, ये सालवई की संधि के उसी घड़ी के कुछ आपको अवशेष दिखाई देंगे। अब यहाँ कई लोगों ने अतिक्रमण भी कर रखे हैं, गंदगी बहुत है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तो जब सालवई की संधि हुई, उस संधि में लास्ट में मराठों को क्या मिला? मराठों के हाथ से 2 स्थान जो द्वीप थे वो चले गए, हेलीपेंटा और एक अन्य द्वीप। और वो मराठे जहाँ थे वहीं रहे। बस केवल जो रघुनाथ राव था उसे माधवराव द्वितीय की ओर से कुछ पेंशन मिली। अमूमन हम देखते हैं, जिस बंदरवाट की बात हम करते हैं कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जब निर्णायक होता है तो बिल्लियों को कुछ नहीं मिलता, बंदर उनके हिस्से को खा जाता है। वही अंग्रेजों ने सालवई की संधि में किया। तो इस तरह ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।
ऐसी संधियाँ, ऐसे स्थान हमें हमारे इतिहास से परिचित कराते हैं कि हम अगर अपने इतिहास से शिक्षा लें, सबक लें, तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों से हम बच सकते हैं। तो आइए इस गढ़ी का कुछ और दृश्य हम आपको दिखाते हैं अपने साथ। आइए मेरे साथ। देखिए दोस्तों, इस सालवई की गढ़ी में ये इसका परकोटा देखिए, परकोटे में ये इसका आर्च देखिए। इस प्रकार आपने दतिया किले के बारे में मैंने आपको दिखाया था, कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है, यानी बुंदेला आर्किटेक्चर का भी, क्योंकि ये क्षेत्र लगभग वही है और इसमें ये छोटी छोटी ईंटों का उपयोग किया गया है। ये देखिए आप, यहाँ बगल में एक कुआं भी है जो इस गढ़ी की जो पानी की आवश्यकता है उनको पूरा करता था। अब वर्तमान में ये भर दिया गया है। इस प्रकार हमारे जो नेचुरल स्रोत हैं पानी के, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए। किसी समय इन्हीं कुएं बावड़ियों से आसपास के क्षेत्र के पानी की सप्लाई पूरी होती थी। ये देखिए, ये अभी भी इसका एक पूरा परकोटा बचा हुआ है। बाकी अधिकांश गढ़ी का हिस्सा जो है वो ध्वंस हो चुका है। ये कॉर्नर में आप देखेंगे, ये गढ़ी के अंदर का क्षेत्र है और वो दूर कुछ बुर्जे बने हुए हैं। लगभग नष्ट प्राय ये गढ़ी है। यदि राज्य पुरातत्व संस्थान या अन्य सामाजिक संगठन ऐसे स्थलों को गोद लें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी जी महाराज मिले हैं, हम इनसे जानते हैं ये कब से यहाँ आ रहे हैं। महाराज जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश तिवारी। कैलाश जी तिवारी। तो यहाँ आप कब से आ रहे हैं मंदिर में? ये मतलब ये राजा महाराज है ये, हाँ, माता मैया है ये, हाँ, सिद्धन की मैं, हाँ, तो मैं सिद्धन की, राजन की और जिनकी पूजा करते हैं। अभी इस गढ़ी के राजवंश कोई हैं जिंदा? हमारे पुरख भी करते जिनकी। अच्छा अच्छा। पराजे करते, फिर राजन ने करी, फिर पिताजी ने करी, पिताजी खत्म होने के बाद में न करने लगा। अच्छा, इसके लिए कोई कहीं से आपको शुल्क मिलता है मंदिर के रखरखाव या किसी के लिए? मारा कूद देते ही नहीं, कुछ नहीं, आप अपने स्तर पे ही करते हैं? वैसे ही करता। कुछ लोग आते हैं या गढ़ी को घूमने कभी? आता। अच्छा, ये देखिए इसका प्रासार है, नीचे ये नगर बसा हुआ है सालवई का। ये इसके बुर्जे, ये देखिए बुर्जे हैं, ये आप देखिए इधर नीचे की ओर। अब पूरा लगभग नष्ट भ्रष्ट हो चुका है ये स्थापत्य। ये देखिए आप, वो नीचे इसके देखिए प्रासार और दिखेगा आपको, बड़ी बाउंड्री वॉल दिख रही है। ऐसे नीचे से लेके ऐसे बुर्जे बनाकर, ये यहाँ से एक गेट है, लेकिन अब इसका रास्ता लगभग टूट चुका है, वहाँ जाना थोड़ा खतरनाक होगा। यहाँ से वैसे जाया जा सकता है, लेकिन झाड़ियाँ बहुत है, थोड़ा इलाका वैसा है, इसलिए सुरक्षा पहले ज़रूरी है। ये पूरा परकोटा है। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं कि इसमें और आगे क्या है। इधर देखते हैं, यहाँ सावधानी से यदि आप आएँ तो सावधानी से आएँ। ये यहाँ ऊपर आके हम इस परकोटे को और नज़दीक से देख सकते हैं। ये देखिए, ये हम लगभग इस गढ़ी के टॉप पर हैं और ये इसका एक और प्रवेश द्वार है। बगल में इसके ये बुर्जे हैं जो किले को मजबूती प्रदान करते थे, इस गढ़ी को मजबूती प्रदान करते थे। ये इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। बाकी इसका जो इतिहास है वो बहुत महत्वपूर्ण इतिहास है और ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को जो मराठा इतिहास को एक दिशा दे सकते हैं उसको हमें ज़रूर प्रकाशित करना चाहिए, जानना चाहिए। ये हमारे भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सालवई की संधि के रूप में यहाँ हुई थी। देखिए, किले के एक और द्वार की तरफ ये हम चल रहे हैं और ये किस तरह का स्थापत्य यहाँ है ये मिलेगा आपको। सारे इसमें झाड़ियाँ हैं, टूटा हुआ है, निश्चित रूप से एक मंदिर रहा होगा। और ये इसकी बाउंड्री वाले बुर्जा दिखाई दे रहा है, देखिए ये बुर्जा दिखाई दे रहा है। और यहाँ ये इस प्रकार का एक स्थापत्य है, ये देखेगा आपको, देखो प्राचीन स्थापत्य में ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये यहाँ का स्थानीय पत्थर है, सैंडस्टोन से बना हुआ है। और यहाँ नीचे की साइड में एक बावड़ी भी है, ये देखिए आप, ऊपर हमने वो छोटा कुआं देखा था और ये बावड़ी है, ये देखिए बावड़ी की किनारी है।
चूँकि यह थोड़ा सा खतरा है इसलिए नीचे नहीं जा रहे हैं। उस बावड़ी के देखिए वो आप देखेंगे रस्सी डाल के बाल्टी से पानी खींचने की वो भी बनी हुई है, जहाँ से घिर्री डालती थे वो बनी हुई है, आप देखिए। और यहाँ फिर नीचे उतर आते हैं, यानी घड़ी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन इतिहास में इसका नाम बहुत बड़ा है। सालवई की संधि के माध्यम से इसमें ऐतिहासिक उपलब्धियां जुड़ी हुई हैं। माधोजी सिंधिया और अंग्रेज़ों और पेशवाओं के बीच में यहाँ जो संधि हुई थी, सिंधिया जी ने उसमें मध्यस्थता की थी। ये देखिए आप, ये पूरी बीच बीच में ये बुर्जे टूटे हुए मिलेंगे आपको, पर चारों दिशाओं में इस प्रकार के बुर्जे हैं। और इनमें अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बंदूक से फायर करने के स्थान भी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि तोप से आक्रमण के कारण इसकी जो दीवारें हैं वो कमज़ोर हो गई या टूट गई। ये ऐसा स्थान है, अब इस पर ऐसे ही चलना पड़ेगा और कोई साधन नहीं है। तो अगर आप यहाँ सालवई कभी आएँ तो देख के आएँ, क्योंकि रपट सकते हैं। थोड़े ईंट के टूटा हुआ मसाला है, बाउंड्री टूटी हुई है, तो इस प्रकार आपको देखना। ये देखिए एक और बुर्जा यहाँ, और कुछ अतिक्रमण भी आपको दिखाई देगा क्योंकि इस पर राजपूत शासक रहे। तो ये सब बाद का स्ट्रक्चर है जो आपको हर ऐतिहासिक स्थल पे देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, आज आपने मेरे साथ इस सालवई की गढ़ी को देखा, इसकी अव्यवस्थाओं को भी हमने देखा, टूटे फूटे इन खंडरों को देखा। इन खंडरों से ये इतिहास निकलता है कि ये इमारत किसी समय बुलंद रही होगी, और इसकी बुलंदी की जो इतिहास है वो इतिहास हमें सालवई की संधि में दिखाई देता है, जो माधोजी सिंधिया द्वारा इसी ग्वालियर नगर में अंग्रेज़ों के साथ और पेशवाओं के बीच में संधि कराई गई थी। आज इतिहास में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और एक ऐसे ही लोकल पर्यटन स्थल पर मैं आपको लेके चलूँगा और हम साथ में इतिहास विमर्श में देखेंगे उस ऐतिहासिक स्थल की विशेषताओं के बारे में और उसमें क्या क्या समस्याएं उसके बारे में। ऐसे स्थलों पर हम सभी को समय समय पर आते रहना चाहिए, विशेष रूप से जो युवा हैं, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी पर्यटन मित्र बनाकर हर स्कूल और कॉलेज में बच्चों को ऐसे लोकल पर्यटन स्थलों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे अपने लिए औरों के लिए रोजगार की व्यवस्था भी कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो भी सूचनाएं लाता हूं वो आपको सबसे पहले मिलें। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक अवश्य करें। कमेंट्स बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको इतिहास विमर्श से जो समय समय पर हम जानकारी देते हैं, चाहे वो शैक्षिक जानकारी हो, एनएसएस से संबंधित हो, इस प्रकार से टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में हो, वो आपको कैसी लगती है। इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। तो अगले वीडियो से पहले आप सबसे लेते हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।